इस प्लान में जो सबसे, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, एक बार जरा मेरे को करने दीजिएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो प्लान हमारा है, एक बार फिर से सॉरी रिपीट करना पड़ा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है अभी। 70 रुपए का छोटा अमाउंट अगर हम सेव करते हैं तो हमें क्या क्या, एक 70 रुपए में एक मसाला डोसा लोग जनरली खरीदते हैं, 70 रुपए में एक पनीर रोल मिलता है, 70 रुपए में एक वड़ा पाव मिलता है। तो ये जो है, इससे क्या होता है, कस्टमर को थोड़ा सा असर होता है कि भाई 70 रुपए का इतना छोटा सा अमाउंट है, उसको पता चलता है 70 रुपए इतना छोटा सा अमाउंट है, उसे क्या क्या मिल सकता है। तो अगर कोई 70 रुपए बचाता है उसको, तो प्रतिदिन की बचत आपको 8 लाख, मैंने इसलिए इसको इस डायलॉग के फॉर्म में इसको लिख दिया कि 70 रुपए प्रतिदिन की बचत अगर कोई करता है तो 8 लाख 26 हजार की गारंटी से मिलती है। इतना ही नहीं, मात्र 70 रुपए प्रतिदिन की बचत आपके न रहने पे आपके परिवार को देगा 8 लाख 26 हजार, और साथ ही साथ परिवार को सपोर्ट के लिए हर साल 40 हजार भी देगा। मतलब ये हुआ कि ऐसा प्लान है कि जो आपके एक छोटा सा 70 रुपए रुपए का अमाउंट आपके परिवार को इतना ज्यादा सपोर्ट देगा, आपके न रहने पे आपके परिवार को 40 हजार रुपए भी देगा, 8 लाख 26 हजार की मेच्योरिटी भी देगा, और साथ ही साथ अगर कोई बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख आपको उन परिवार को इंस्टेंट मिलेगा, और एक्सीडेंट होता है तो 8 लाख रुपए आपके परिवार को तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट है, इसी को हमने जो शो किया हुआ है उसका ये फायदा होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इसका, अब इसमें आपको है कि अब हर प्लान में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर ये वाला पार्ट जो है कि प्रति माह हम सेव करते हैं इतना 1000 रुपए, तो कितना मिलेगा, ये आपको हर प्लान में मिल जाएगा कि 1000 रुपए प्रति माह सेव करेंगे तो 4 लाख 13 हजार रुपए की मेच्योरिटी मिलेगी। 2000 सेव करते हैं तो 8 लाख 26 मिलेगा, 3 करते हैं तो 13 लाख 50 मिलेगा, और 4000 प्रति माह की सेविंग करते हैं तो 18 लाख 60 हजार रुपए मिलेगा। ठीक है। ठीक। मैं फिर से शेयर करूँ, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है। तो अगर कोई अब इस प्लान का यूएसपी कहाँ है, वो इस पार्ट में है। इस पार्ट में यूएसपी कैसे है कि सबसे बड़ी खासियत कि अगर ये 70 रुपए का छोटा सा अमाउंट जो कि 2000 महीने का होता है, इस कितना बड़ा सपोर्ट बनेगा आपके नारायण में आपके परिवार का। ये 4 लाख रुपए अगर बीमारी से मिलती है तो 4 लाख मिलेगा, एक्सीडेंट से होता है तो 8 लाख परिवार को तुरंत सपोर्ट के लिए मिल जाएगा, और 40 हजार रुपए हर साल मिलेगा। कब तक, जब तक पॉलिसी का टर्म है, इसमें 21 साल की पॉलिसी है तो 21वें साल तक मिलेगा। ना मान लीजिए किसी के दूसरे, आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा इस प्लान को। और 8 लाख 26 हजार रुपए की मेच्योरिटी यहाँ पे मिल जाएगी आपके परिवार को। तो ये 8 लाख 26 हजार रुपए तो एलआईसी को देना ही देना है, या तो आपको मिलेगा या आपके परिवार को मिलेगा, सिंपल 2000 के सेविंग पे। ठीक है। और अगर कुछ हो जाता है तो ये सारी चीजें अलग से सपोर्ट के लिए हो जाएगा। तो ये कस्टमर को थोड़ा सा ऐसे समझाइए तो उससे ये फायदा होता है। उससे ये रहता है कि चांसेस बढ़ जाती है। ये नहीं कह रहा कि मैं आपको इसे सेलिंग, आपको 100% सेलिंग होगी होगी, नहीं, और कोई कहता है तो गलत कह रहा है। अब आते हैं हम प्रेजेंटेशन पे अपने। पिछले प्लान में किसी को कुछ पूछना है? पिछले प्लान में किसी को नो कुछ पूछना है? नीचे वाला स्लाइड क्या था, नो। नीचे वाला? नीचे का जो लिखा हुआ था, हम्म। एक मिनट, नीचे किसकी बात आप कर रहे हैं सर? यहाँ 4 लाख में लिखा, 4 हजार में लिखा था ना, 9 लाख 18 लाख। ये वाला कौन सा, ये? हाँ 4 हजार, 9 लाख 18 लाख, नब्बे देखिए हजार ये, 18 लाख 60 हजार हाँ, अगर नहीं। 4000 रुपये महीने का कोई सेव करता है और उसको कुछ हो जाता, देखिए अगर 4000 महीने का कोई सेव करता है तो 18 लाख 26 हजार उसके, 18 लाख 60 हजार उसकी मेच्योरिटी मिलेगी। ठीक है। हाँ यहाँ तक पर क्लियर है। मंथ। लेकिन ये जो फीचर है ये अलग से इस प्लान का यूएसपी है, बेस्ट फीच प्लान इसको बनाता है कि अगर कोई 4000 सेव करता है तो उस कि अगर पूरे 21 साल की पॉलिसी, 21 साल के दौरान कभी भी कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को 9 लाख रुपए, अगर उसकी बीमारी से मृत्यु होती तो मिलेगा, अगर एक्सीडेंट से तो 18 लाख मिलेगा, और अगर
उसके परिवार को खर्चे के लिए 90,000 रुपये मिलेगा हर साल, और 18,60,000 मेच्योरिटी उसके परिवार को मिलेगा। तो ये 18,60,000 रुपये तो LIC को देना ही देना है। अब वो आपको मिलेगा आपके रहने पे, नहीं रहने पे आपके परिवार को मिलेगा, और परिवार के सपोर्ट के लिए सारी चीजें अलग से मिल जाएंगी। अब ये क्लियर हुआ? और नहीं रहने पे मतलब प्रीमियम भी नहीं लेंगी LIC? यस यस, प्रीमियम भी माफ है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, सारा प्रीमियम माफ। LIC सोचिए इतना, इस प्लान की यही प्लान इसको खास बनाता है। ये प्लान ऑलमोस्ट हर एक के पास होना, इसके अलावा कोई दूसरी चीजें लीजिए, बट ये प्लान जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा है कि आपको एक सपोर्ट ऐसा दे देता है आपके परिवार को, कि एक मेंटल पीस देता है कि भाई हाँ, अब इसमें अमाउंट जैसे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे 20,000 मिल रहा है, तो जितना हम प्रीमियम जमा करें उसी से, अब 1,000 रुपए का प्रीमियम जमा करें तो 12,000 रुपए हुआ, तो उसी हिसाब से हमें 20,000 रुपए की मेच्योरिटी फैमिली इनकम मिल रहा है। अगर इसी में बड़ा प्रीमियम 4,000 का लेते हैं हम, तो उसमें करीब आपका जो है 1 लाख रुपए के आसपास का यहाँ पे आ जाता है, तो परिवार को अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, बट इतना ये प्लान ऑलमोस्ट होना ही चाहिए सभी के पास, क्योंकि एक सपोर्ट देता है। और प्लान लीजिए, बट साथ ही साथ इसको भी ये जरूर होना चाहिए। क्लियर है ये? तो अब मैं प्लान आपके की प्लान की हाँ जी, USP क्या है सर इसका? इसकी यूएसपी यही है कि आपका, आप जैसे नॉर्मल प्लान, अच्छा मैं अभी इसमें अभी आगे आएगा, आगे हम करेंगे उसको, ठीक है, अभी प्लान आगे का हम नाम? करेंगे, सब अभी आगे आएगा। ठीक है, आगे इस प्लान के बारे में बताया जाएगा, सारा कुछ उसी का प्रेजेंटेशन आज रखा है। चलिए, देखिए जब मैंने LIC ज्वाइन की थी तो मेरा ये फोटो था, आज अलग हो गया है। ये शुरुआत का मेरा है, इसे मैं इसको लगा के रखता हूँ कि भाई शुरू में 15 साल के आसपास हो गए हैं, 15 साल में इतना चेंज आया है। ये डिफरेंट सेमिनार्स के फोटोग्राफ्स है जहां जहां मैं जाता हूँ। तो आज का सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक तो LIC के बारे में थोड़ी कर, अच्छा एक बात बताइए, जो लास्ट मीटिंग में जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको छोड़ दूं अगर मैं, बाकियों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि LIC सरकारी है प्राइवेट है, कस्टमर को कैसे समझाइएगा? सरकारी है। कैसे समझाइए कस्टमर को? कस्टमर तो बोलेगा भाई आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे हम, कैसे समझाइएगा? कोई भी अगर कस्टमर मान जानता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बार होता है ना, कस्टमर लोग कहते हैं LIC, अरे LIC तो बहुत है, SBI वाली भी LIC, HDFC वाली भी LIC है, ICICI वाली भी LIC है, वो LIC को मानते हैं कि सारी कंपनियां LIC हैं। कैसे बताइएगा, कोई आइडिया किसी को? जो लास्ट मीटिंग में जिन्होंने अटेंड किया था उनको छोड़ के। अरे आप लोग पुराने लोग हैं, आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट की इक्विटी है इसमें। कितनी इक्विटी है? 51%। 51%, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, हम तो मानते हैं, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ सरकारी है, लेकिन कैसे है यहाँ पे आते हैं। कोई भी दो प्राइवेट बैंक का, तीन प्राइवेट बैंक के नाम बताइए, दो या तीन के बताइए। एक तो SBI, ICICI, अरे ICICI, ICICI, HDFC, एक्सिस, नहीं नहीं, गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। ICICI, SBI, हाँ, पहला PNB, PNB, और कैनरा बैंक। कैनरा बैंक। यहाँ तक क्लियर है? ये पिछले बार का हाँ, रिपीटेशन है, कुछ लोग पिछली बार जोड़े थे, बट एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश भी हो जाएगा। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, तीन बैंक ये सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी है। पक्का सभी को क्लियर है ये? हाँ। चलिए, अब इसमें गवर्नमेंट, अगर किसी कंपनी में स्टेक भारत सरकार के 51 से नीचे हो जाए तो प्राइवेट हो जाती है। जैसे IDBI में बात चल रही है, एयर इंडिया जो था हमारा उसको प्राइवेटाइज किया गया, तो उसको हमारा घट गया शेयर उसका। तो अगर जिसका शेयर कम होता है उसे हम कह देते हैं कि भाई वो प्राइवेट हो गई 51 से। SBI में कितना स्टेक है भारत सरकार का? बहुत बड़ी बैंक है वो, कितना है, कुछ किसी को आइडिया कुछ? नहीं सर। दादा कोई आइडिया? कुंदन जी? आवाज आ रही है सभी को? चलिए मैं बताता हूँ, ये नोट कीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 57.59% मात्र। हेलो। ये 50,
कुंदन जी कितना स्टेक है एसबीआई का, एसबीआई में भारत किसमें सरकार सर? की? ये सीबीआई भारत सरकार की सर, तो पता नहीं है सर उतना। पता रखिए भाई, ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 57.59% है मात्र। 51 से नीचे ऊपर ही रहेगा हमेशा, तो 57 रहेगा। हाँ। और दूसरियों का कितना स्टेक है? 42.41। 57 में से 100 में से माइनस किया उतना आ गया। एलआईसी का, एलआईसी के पास एसबीआई का 9.38% है, सोचिए, जिस कंपनी से आप जुड़े हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब पीएनबी में देखते हैं, पीएनबी में कितना है? 70.80%। इसमें 29.20 अदर है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसमें से 13.93% एलआईसी के पास है। जो प्राइवेट बैंक्स है, गवर्नमेंट बैंक है, उसका देखिए कितना बड़ा स्टेक एलआईसी के पास है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 63.97% है, और एलआईसी के पास 7.05% है। सोचिए, ये पता था आप लोगों को? ये वो पता था सर, आप लोगों को? अब बताइए एलआईसी के बारे में। एलआईसी का में भारत, देखिए एसबीआई इतनी बड़ी बैंक है, उसका केवल 57% है। सोचिए एसबीआई में कितना, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना स्टेक है एलआईसी में? एसबीआई बड़ा बैंक है, 57 है, ये ध्यान रखिएगा। कितना है, कोई आइडिया? कोई बताइए, एनी आइडिया? 90। 90? लॉक कर दिया जाए? मुझे ऐसा लग रहा है मैं केबीसी खेल रहा हूँ। आप लोगों से क्वेश्चन का जवाब पूछ रहा हूँ, बताइए भाई। कुंदन जी कितना है, कोई आइडिया बताइए। 96%। 90? 96%। गूगल किया लगता है आपने। यही तो है, इसीलिए 96.50%। सोचिए, 3.5, इसका स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए। ये आप कस्टमर को दिखाइए, और कस्टमर कहता है भाई मैं कैसे मान लूं? गूगल जाइए, गूगल सब सच बता देता है। गूगल पे जाके सर्च कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेक इन एसबीआई, शुरू में ही लिखा आ जाएगा 57.59%। फिर सर्च कीजिए एल आई सी स्टेक इन एसबीआई में, 9.38% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसलिए बनाया हुआ है सो दैट कि आप लोग को थोड़ी सी आसानी हो। ये क्लियर है? इसमें थोड़ा सर जानना है मुझे। हाँ जी, हाँ जी, करिए, बताइए। जो इधर का पार्ट बच रहा है अदर्स स्टेक, इसका क्या हाँ हाँ, मतलब है? अच्छा, ये क्या होता है, शेयर मार्केट में कंपनियां जो ना लिस्टेड होती है, भारत सरकार क्या करती है, अपनी कंपनियों को लिस्ट कर देती है शेयर मार्केट में, सो दैट कि वहां से एक अलग से डिसइन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं। उससे क्या होता है कि वहां से भी इनकम आता है सरकार को। ठीक है, तो अच्छा। वो अदर, जैसे आपने शेयर मार्केट में सुना होगा कि एसबीआई का शेयर है, पीएनबी का शेयर है, बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर है, सुना है हाँ। आपने? हम्म। तो वो शेयर जो होता है ना, वो यही 100 में से 42.41% एलआईसी जो है, सॉरी एसबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसबीआई का शेयर मार्केट में लिस्टिंग कर रखी है। ठीक है, तो अब क्या होता है, 100 रुपए अगर 100 रुपीज है, तो उसमें से 57.59 भारत सरकार के पास है, बाकी सारा उन्होंने कर रखा है लिस्टिंग मार्केट में। क्लियर हुआ? शेयर हाँ मार्केट जो, ठीक है सर, इनका शेयर मार्केट में इशू है। हाँ हाँ, इश्यू है उसका। कालीचरण जी आपको क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है। अब उसे कहते हैं, उसे अदर स्टेक में आता है बाकी। ठीक है, अब अदर स्टेक में वो कोई बड़ी कंपनी अलग से उनमें इन्वेस्ट कर दे, कोई कुछ भी कर दे, वो रहता है। चलिए, अब आगे आते हैं। आज के जो प्लान है सुकन्या समृद्धि, ठीक है, इसके बारे में सुना है आप लोगों ने? सुना है। सुना है आपने? क्या है, कुछ आइडिया कोई दे सकता है? कोई आइडिया? लक्ष्मी जी आपको आवाज आ रही है? लक्ष्मी जी आपको पता होगा। तो ये जो प्लान बताया था सर, सुकन्या का ही था पूरा नहीं नहीं, डिटेल? सुकन्या तो पोस्ट ऑफिस का होता है और बैंक का होता है, वो हमारा नहीं है। मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली लोग इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों की, बच्ची अगर है घर में, उसकी पॉलिसी करने जाइएगा तो बोलेगा हमने सुकन्या करा रखी है। क्या है उसमें, हम उसको देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना जो है भारत सरकार की स्कीम है। ठीक है, जैसे पीपीएफ होता है ना, हाँ पीपीएफ हाँ। होता है, भारत सरकार की स्कीम है। आपको
पोस्ट ऑफिस का जो आपको मंथली सेविंग स्कीम होता है, भारत सरकार की स्कीम है, वो सारी चीज उसमें आती है। सुकन्या भी उनमें से एक है, ठीक है। अकाउंट जो है 10 साल तक के बच्चे के एज तक हम ले सकते हैं, उनके नाम पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। किसी गर्ल चाइल्ड के नाम पे एक अकाउंट खुल सकता है। ऐसा नहीं कि एक पोस्ट ऑफिस में यहाँ खुलवाया, दूसरे पोस्ट ऑफिस में कहीं और खुलवाया, या बैंक में, वैसे नहीं होता, वो मान्य नहीं होगा। वो पैसे दूसरे वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको नहीं पे करती है। किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में कर सकते हैं, एलआईसी में ये नहीं कराते, ठीक है। बट क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आगे आएगा समझ में। मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपए का है और मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए का एक फाइनेंशियल ईयर में है। इसमें एटीसी का बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं इसके कि भाई 10 साल तक के बच्चे गुड़िया अगर कोई किसी फैमिली में है तो गुड़िया के नाम पे हम ले सकते हैं, और ये अकाउंट बच्ची के नाम पे रहता है, फादर के नाम पे नहीं, ठीक है। मिनिमम 250 का इसमें डिपॉजिट होता है और 1.5 लाख मैक्सिमम कर सकते हैं, एटीसी का बेनिफिट है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि ये जो है कितने साल के लिए होता है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के बीच में, ठीक है। इस बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को कि ये कितने साल का है। ये किसी को कुछ आइडिया है कितने साल के लिए अकाउंट खुलता है, 20 कब साल। पैसे मिल? 20 साल। और कोई? 18 साल तक। 17 साल। अच्छा, और कोई? कुंदन जी कोई आइडिया? 21। 21। गुरदर्शन सर ने बोला 21। और कोई? 21 क्या, बच्ची का 21 क्या मतलब, समझा नहीं। 17 साल किसका, बच्चे का या किसका, गुड़िया का या फिर अकाउंट का? टिल 18 ईयर्स तक। 18 ईयर्स तक, ठीक है। और कोई? ये बहुत 21 साल कंफ्यूजन। सर। 21 साल। कुंदन जी आप गूगल बहुत कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं इधर बेटी के तो साथ में था। मैं 10 साल की उम्र अच्छा, से स्टार्टिंग होती है। 10 साल की उम्र से नहीं, 10 साल की उम्र तक देते हैं हम, ठीक है। हाँ देते हैं। आपने खुलवाया सुकन्या का? नहीं 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 नहीं, मैंने वो किया था ना इसी के बेस पे। अच्छा क्या ठीक है, बोलते हैं चलिए। अपना जीवन 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 लक्ष्य। अच्छा 21 साल, 21 साल गुड़िया का, 21 साल। मान लीजिए कि 5 साल की बच्ची है, तो मेच्योरिटी कितने साल पे आएगी? एनी आइडिया? टोटल एज किस साल की होगी, मतलब जितना साल। हेलो। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड। मैं इसका सर्कुलर भी आप लोगों को दूंगा, आप लोग सर्कुलर कस्टमर को दिखाइए, कस्टमर को दिखा के सर्कुलर बात कीजिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब तक हम फैक्ट की बात नहीं करते ना, तब तक वो बेकार है, लोग जो है ना भरोसा नहीं करते। इसलिए बेटर क्या होता है कि हम फैक्ट से बात करें। सर्कुलर दिखाइए, सर्कुलर में सब लिखा है, ये सर्कुलर आप लोग को प्रोवाइड भी करा दूंगा मैं। आप उसको दिखाइए, गैजेट भी दिखा दीजिए, गैजेट जो होता है जिसमें लिखा रहता है वो सब मिल जाएगा आप लोगों को। क्योंकि मैं एक चीज में रखता हूँ कि आप कस्टमर, मैं क्या, आप कस्टमर क्या, आप भी अगर कुछ काम करने जाते हैं तो अगर आपको कोई वो देता है कि भाई हमने ये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, या आप भी इन्वेस्टमेंट करो, तो बिना प्रूफ के आप नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन वही अगर हम उसको लॉजिकली समझा दें तो समझ में आ जाए। चलिए इसको देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट 21 साल के लिए खुलता है। इसमें शुरुआत के 15 साल तक पैसा जमा करना पड़ता है और उसके अगले 6 साल बिना पैसा जमा किए अकाउंट चलता रहता है। 21 साल बाद कुल जमा और ब्याज का पैसा जोड़ के आपकी लड़की को वापस मिल जाता है। सिंपल है, 0 से 15 साल तक जमा होगा, ठीक है, मनी डिपॉजिट होगा। ये नो डिपॉजिट है लास्ट के 6 साल, और यहाँ पे मैच्योरिटी आएगी, जैसे हमारा जीवन लाभ है 21-15 वाला ना। यहाँ पे लोगों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है, या पोस्ट ऑफिस में भी बताते यही है कि भाई 21 साल पे पैसा मिल जाएगा। अब 21 साल किसका ये नहीं बताते, 21 साल बच्ची का 21 साल या खुलने से 21 साल, ये क्लियर नहीं करते हैं, और यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। आप मैक्सिमम जितने सुकन्या वालों से पूछिएगा वो यही कहेंगे कि हाँ हमने अकाउंट खुलवाई है, 5 साल की गुड़िया थी, 21 साल की हो जाएगी, उसको उतना मैच्योरिटी पैसा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा सच नहीं है। क्यों नहीं है, मैं उसका प्रूफ दूंगा आपको, और आप कस्टमर को दिखाइए। 21 साल बाद 21 साल बाद कुल जमा और ब्याज का पैसा जोड़ के आपकी लड़की को वापस मिल जाता है। 21 साल पूरे होंगे, पूरा पैसा जोड़ के मिल जाएगा, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत कोई? ठीक है, आगे देखते हैं।
हाँ, ये है कि अगर हायर एजुकेशन के लिए पैसा निकालते हैं तो 10वीं के बाद शिक्षा के लिए बैलेंस के 50% तक की रकम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए 10वीं कर लिया, बच्ची का एजुकेशन एडमिशन कराना है, उसमें पैसे चाहिए होते हैं, तो उसके लिए जो फंड बना हुआ है लास्ट ईयर, पिछले वित्तीय वर्ष में, जैसे मान लीजिए 25-26 ये चल रहा है आपका 25-26 फाइनेंशियल ईयर, तो 24-25 मार्च से पहले तक का जो होगा, मार्च 2025 से पहले तक का जो भी बैलेंस होगा, 31 मार्च 2025 का जो बैलेंस होगा, उसका 50% फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एजुकेशन हम उसमें से पैसा निकाल सकते, लेकिन उसका 50% निकालेंगे। मान लीजिए कि 31 मार्च 2025 तक पिछला फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, उसमें अगर मान लीजिए कि जैसे किसी का फंड बन रहा है 5 लाख रुपए का, तो 2.5 लाख रुपए अगर निकालना चाहे तो एजुकेशन के पर्पज पे मैक्सिमम 2.5 लाख निकाल सकते हैं, उससे कम भी निकाल सकते हैं, बस ज्यादा नहीं। इसका खाता जो है 21 साल में मैच्योर होता है। 21 साल बाद कुल जमा ब्याज का पैसा जोड़ के आपकी लड़की को वापस मिल जाएगा। लेकिन ये 21 साल, ये ध्यान रखिएगा, अकाउंट ओपनिंग से। बहुत से लोगों को लगता है, पोस्ट ऑफिस में बताते हैं कि नहीं, बच्ची का जब 21 साल होगा मिल जाएगा पैसा, ऐसा नहीं है। इसका क्या प्रूफ है, मैं प्रूफ दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, अकाउंट खुलने से 21 साल पहले भी इसे बंद किया जा सकता है। खुलने के 21 साल पहले कब? अगर बच्ची की 18 साल से ऊपर एज हो गई है और शादी के पर्पज से अगर शादी करानी है बच्ची की, तो उस केस में क्या होगा कि हम अकाउंट को बंद कर सकते हैं, पूरे 21 साल चलाने की जरूरत नहीं है। उस केस में क्या होगा, जिस साल भी उसका पैसा निकालना है, उस साल का जो भी फंड बना रहेगा वो आपके गुड़िया को मिल जाएगा, वो उसके अकाउंट में जाएगा, और फिर आप शादी का पर्पज से आपने लिया, शादी करा सकते हैं। मतलब ये अगर कस्टम लड़की की एज 4 साल है और 21 साल चलाना है तो 25 साल के एज तक चल सकता है। बिल्कुल ठीक है, 25 साल की एज तक चलेगा वो। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि जैसे 5 साल की बच्ची है, 21 साल आपका हो गया, 26 तक उसको चलाना है। अब उसमें मान लीजिए कि उसकी शादी हो रही है 22वें साल पे, तो 22वें साल पे हो रही, तो हम जो भी होगा पोस्ट ऑफिस या बैंक में जो शादी का कार्ड वार्ड होगा, जो डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्म होता है, वो सबमिट करेंगे कि भाई लड़की की शादी हो रही है, अब मैं इस अकाउंट को बंद करना चाहता हूँ। तो 26 से पहले भी उसको बंद कर सकते हैं, मतलब 21 साल से पहले ही बंद, 21 साल अकाउंट खोलने के 21 साल से पहले भी हम बंद कर सकते हैं। तो 5 साल की बच्ची है, अगर उसका 21 साल 26 हो रहा है, मान लीजिए उसकी शादी 24वें साल पे करनी है, तो 24वें साल बच्ची का 24वां साल, और पॉलिसी का सुकन्या समिति का हो गया आपका 19वां साल, तो 19वें साल पे जो भी अमाउंट बना रहेगा वो जोड़ के मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है। ओके, चलिए अब आगे जाते हैं। अब इसका सर्कुलर दिखाता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि सर्कुलर देखना बहुत जरूरी होता है। पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, पीडीएफ दिखा आप लोगों को, दिख रहे हैं? ये देखिए, ये गैजेट है, इससे कोई भी स्कीम निकलती है भारत सरकार की तो उसको गैजेट में पब्लिश किया जाता है। ये भारत सरकार का गैजेट है, दिख रहा होगा आप लोग को, दिखा? एक मिनट, गैजेट दिखा आप लोगों को? ठीक है, एक, इस गैजेट में ऊपर देखिए, भारत सरकार राजपत्र असाधारण एक गैजेट होता है। इसमें देखिए, यहाँ आइएगा तो ये आपको नई दिल्ली दिसंबर 2019 का, उस समय इसको मॉडिफाई किया गया था लेटेस्ट। उसमें लिखा हुआ है, खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि पूरी होने तक खाते में निक्षेप किया जा सकता है। निक्षेप मतलब होता है डिपॉजिट, इसका इंग्लिश भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपको हो गया कि 19, हम खाते में 15 वर्ष तक इसमें जमा करना होता है, और इसी का जो आपको परिपक्वता मतलब हो गया मैच्योरिटी, खाता खोलने की तारीख से, देखिए ध्यान से लिखा है, खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने पर खाते की परिपक्वता होगी। ये ध्यान रखिएगा। मैं इसका थोड़ा सा इंग्लिश वाला भी दिखा दूं, एक हिंदी वाला दूसरा ये है। इसमें देखिए, परिपक्वता की बंदी, खाते खोलने की तारीख से 21 वर्ष की पूरी होने पर खाते की परिपक्वता होगी, मैच्योरिटी होगी। खाते खोलने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक खाते में निक्षेप किया जा सकेगा। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देखिए, ये पीआईबी है। कोई भी रिलीज होता है भारत सरकार तो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से करती है, और ये ऑथेंटिक होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है ये, बिल्कुल ऑथेंटिक। इसमें भी देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है,
account shall mature after 21 years from the date of opening or marriage of the girl child under whose name the account is open, whichever is earlier. जो मैंने शादी की बात बताई आपको, तो इसमें लिखा हुआ है कि अकाउंट जो है 21 साल खुलने से 21 साल और मैरिज बच्ची का जब होता है उससे अगर पहले मैरिज हो रही तो उसके लिए हम क्लोज कर सकते हैं. डिपॉजिट मे बी मेड इन द अकाउंट टिल द कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट. तो ये प्रॉपर सर्कुलर है, आप कस्टमर को दिखा सकते हैं. ये इंग्लिश वाला है, दूसरा वो हिंदी वाला था. एक ये दूसरा आपका है, ये भी आपको देखिए, ये जो आपका देखा होगा हिंदी में उसी का है. ये हिंदी में था, ठीक है, उसी का ये इंग्लिश वाला यहाँ है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट. इसमें वही लिखा हुआ है, द अकाउंट शैल मैच्योर ऑन कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 21 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ओपनिंग. मैच्योर होगा. और इसमें हम जो है, एक प्रॉपर्टीज, डिपॉजिट मेड इन द अकाउंट लिखा है ना, डिपॉजिट मेड may be made in the account till the completion of period of 15 years from the date of opening of the account. दिखा सभी को? ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आप कस्टमर को आप इसको समझाइए, आपको प्रॉपर सर्कुलर मिल जाएगा. क्योंकि देखिए क्या होगा कि बिना सर्कुलर के आप बात कीजिएगा, लोग भरोसा नहीं करेंगे उस पर. ठीक है, बिना सर्कुलर के अगर आप बात कीजिएगा तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं. इसी कारण से ये आपको प्रॉपर ऑथेंटिक सर्कुलर है. नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट जो है वो जो आपको जितने भी स्मॉल सेविंग रेट्स होती हैं वो डिसाइड करती है. पीपीएफ का हो गया या फिर आपका ये सुकन्या समृद्धि हो गया, ये सारी चीजों को यही डिसाइड करती है. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. ठीक है, तो ये सर्कुलर का पार्ट ये आ गया. सर्कुलर मैंने डिस्कस कर लिया. एक बार फिर से रिवाइज कर दूं छोटा सा, फिर आगे बढ़ते हैं हम. सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट होता है आपका, ये सर्कुलर आप लोगों को मिल जाएगा. एक बार फिर से रिवाइज करके चलते हैं. सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है 10 साल तक के बच्चे के नाम पे खुल सकता है. मिनिमम 250 का डिपॉजिट होता है और मैक्सिमम 1.5 लाख का 80C का डिडक्शन मिलता है इसमें. ठीक है, 21 साल के लिए खुलता है. 21 साल अकाउंट खुलने से 21 साल माना जाता है और 15 साल तक जमा करना होता है. मतलब बच्ची का 15 साल नहीं, वो जो आपका अकाउंट खुला उससे 15 साल तक जमा करना होता है. 21 साल में कुल जमा ब्याज का पैसा जोड़ के आपके नॉमिनी को मिल जाएगा. ये क्लियर है सभी को? एक चीज पूछनी है सर इसमें. बता दो क्या 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 कम विजय सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ. पूछिए. ये जो स्कीम है सर किस पर्पज से है? सुकन्या समृद्धि स्कीम जो होता है ना, बच्चियों का पोस्ट ऑफिस में और बैंकों में खुलता है. आप जैसे आपके आसपास किसी को पॉलिसी करें तो गुड़िया अगर घर में तो बोलेंगे इसके नाम पे, तो वही कहेंगे हमने सुकन्या खुला रखा है. लेकिन मैं इस सेशन क्यों ले रहा हूँ सुकन्या का? 5 बजे तक रहोगे ना विजय सर? आपका आवाज, ठीक है, आपकी आवाज मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको. ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना जो होता है वो बच्चियों के नाम पे खुलता है. ठीक है, भारत सरकार की स्पेशल स्कीम है फॉर गर्ल चाइल्ड के, जो आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था. इस सुकन्या के समृद्धि अकाउंट में होगा कि लड़कियों के नाम पे खोल सकते हैं. अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें कहा जाता है कि 21 साल पे पैसा मिल जाएगा. बैंक में जाइएगा, पोस्ट ऑफिस में जाइएगा, आपको ट्राई करना है. एक बार जाके बात करिए, भाई मेरी गुड़िया है, 5 साल की गुड़िया है, और उसमें मेरे को ना अकाउंट खुलवाना है, पैसे कब मिलेंगे? मान लीजिए 1000 रुपए के हिसाब से करता हूँ तो कितना मिलेगा? 1000 रुपए महीने का. तो वो सीधे बोलते हैं भाई 21 साल में पैसा मिल जाएगा. अब मैंने जो बोला 21 साल में पैसा मिल जाएगा, ये क्लियर है कि बच्ची के 21 साल या फिर अकाउंट खुलने के 21 साल? क्या समझा आपने इसमें? मैं कहूंगा कि आप कहिए कि मैं 5 साल की बेटी है और मुझे सुकन्या का अकाउंट खुलवाना है, तो अब अगर मैं कहता हूं भाई 21 साल में पैसा मिल जाएगा, तो अब बताइए आपको क्या लग रहा है, पैसा कब मिलेगा? 21वें साल पे मिलेगा बच्ची के, या अकाउंट खुलने के 21 साल पे? क्लियर है ये? अकाउंट खुलने के. यस सर. तो ये बातें जो है ना जनरली पब्लिक को नहीं पता होती, इसी कारण मैं ये सेशन ले रहा हूँ. इसमें सर्कुलर भी आपको रहेगा, सर्कुलर दिखा के उसको पढ़ के. देखिए भारत, कोई भी आप डिस्कस कीजिएगा, किसी से बात कीजिएगा तो बिना फैक्ट के बात कीजिएगा ना, तो वो फिर वो घुमा. जैसे मैंने कहा सरकारी या प्राइवेट है, आपने वो मैंने दिखा दिया, कस्टमर सर्च कर लेगा, उसको पता चलेगा भाई ये सरकारी है. ठीक है, तो इसको इसमें 21 साल के लिए. कालीचरण जी और कुछ पूछना है? आपकी आवाज मेरे ख्याल से दूसरे से बात कर रहे हैं आप. क्लियर है? सर आपसे
चलिए, तो इसमें आपको 21 साल पे पैसा मिल जाएगा, 21 साल बच्ची का, ये ध्यान रखिएगा। ये रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी, आपको जिसको देखना है देख सकते हैं। लड़की की उच्च शिक्षा के लिए पैसा निकाल सकते हैं, कितना? 50%। जो भी हमारा पैसा बैलेंस 50% में निकाल सकता हूँ। ये किसका कॉल आ रहा है भाई? एक मिनट जरा रुकिए, कॉल आ रहा है जरा सा। आ रही है आवाज? ठीक है। तो इसमें आपको एजुकेशन के लिए 50% निकाल सकते हैं। 18 साल से पहले भी अगर किसी बच्चे को पैसा चाहिए होगा तो एजुकेशन के नाम पे निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं फिनिश कर रहा हूँ इसको। अगर इसमें क्लियर कर दूं, अगर 21 साल से पहले बच्ची की शादी हो रही, मैंने अकाउंट खुलने के 21 साल, बच्ची का 21 साल नहीं, अगर अकाउंट खुलने से 21 साल पहले अगर बंद हो रहा है ये बच्ची की शादी हो रही है, तो हम उस पे पैसा निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? जितना फंड बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट से सुकन्या का जो है फिक्स रहता है, क्या रहता है? ये सब देखिए पता होना चाहिए आप लोगों को। कस्टमर कहेगा भाई मेरे को तो इतना अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे को इतना ये मिल रहा है। ये ये ध्यान रखिएगा कि ये नॉलेज आप लोग रखिए, तभी आप कस्टमर को समझा सकते हैं, कस्टमर से आप बात कर सकते हैं। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सुकन्या का फिक्स नहीं होता है। अच्छा, पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है? किसी को आइडिया है कुछ? पीपीएफ का इंटरेस्ट फिक्स होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% होता है, बट गवर्नमेंट कभी कभी उसको रिवाइज करती रहती है। अच्छा, हर क्वार्टर पे रिवाइज होता है, वो क्वार्टरली रिवीजन होता है उसका। ठीक है। जैसे पीपीएफ का नहीं, पीपीएफ का रिवाइज होता है उससे सुकन्या का भी रिवाइज होता है। ये देखिए ध्यान से, इसका इंटरेस्ट रेट जब स्टार्ट हुआ था तो देखिए 9.1 था। स्टार्ट हुआ था ये, तब देखिए बहुत ज्यादा था, 9.1 था। फिर 9.2 तक गया, फिर उसके बाद 8.6 रहा। ठीक है। फिर उसके बाद 8.5, 8.3, 8.1, 8.5, 7.6, 8, और अभी जो है 8.2 चल रहा है। ये 2 सितंबर 2023 तक इतना था, और अब जो है ये आपको हो गया है, अब जो है ये आपका 8.2 हो गया है। ठीक है, अक्टूबर 2021। तो इसमें क्या होता है, अब कस्टमर जो होता है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो वो सीधे 9.1 या फिर जो भी अभी करंट चल रहा है 8.2 उसके हिसाब से बताते हैं। लेकिन क्या आगे चल के इतना यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, फिक्स है? तो ये जो चीज है, आपको पहली बात की इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं होता। दूसरी बात की इसमें हमारा जो अकाउंट ओपन होता है वो 21 साल तक चलता है, ये कस्टमर को नहीं पता होता। ये अगर आप लोग कस्टमर को समझाइएगा तब उसकी चीजों में बात दिमाग में। ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का है ये, अभी 9.1 से 9.2, 8.6, 8.5, 8.4, 8.3, 8.1, 8.5, ऐसे है। उसका 7.6 मिनिमम गया था, एक बार तो 6.9 भी हुआ था, बट उसको विड्रॉ कर लिया गया था। उसका भी सर्कुलर है। नाउ अब इसी के एवज में अब हम देखते हैं हमारे पास जो प्लान है सुकन्या समृद्धि का, उसमें। अच्छा, एक और चीज बताइए मेरे को। अच्छा, वो लास्ट में पूछूंगा। जीवन लक्ष्य जो प्लान है हमारा, एंडोमेंट प्लान है जीवन लक्ष्य, इसको कन्यादान योजना भी कहते हैं। इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने? कन्यादान का नाम सुना है आप लोगों ने? जीवन लक्ष्य का? हाँ जी, कन्यादान का, हाँ। कन्यादान हाँ, कन्यादान योजना। सुना होगा आपने। तो ये जो प्लान हमारा है जीवन लक्ष्य, उसी के आप उसको भी समझा सकते हैं। ये भी आपका लिमिटेड प्रीमियम है। देखिए उसमें 21 साल का होता है, 15 जमा करना होता है। इसमें 21 साल का होता है, 18 साल जमा करना होता है। पॉलिसी टर्म 13 से 25 का ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म जो होता है आपका पीपीटी, पीपीटी मतलब होता है प्रीमियम पेमेंट टर्म, कितने साल तक मुझे प्रीमियम जमा करना है। पीपीटी जो होता है इसका, वो आपको पॉलिसी टर्म से 3 साल कम रहता है हमेशा। ठीक है। तो 25 साल की पॉलिसी है तो 22 साल जमा करना है, 20 साल की पॉलिसी है तो 17 ईयर्स जमा करना होगा इसमें। एलिजिबिलिटी, अच्छा, ये हम प्लान बच्ची के नाम पे नहीं देते हैं, फादर के नाम पे देते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क कवर किसका होना चाहिए, बच्चे का या फादर का? फादर। तो इसी कारण से ये प्लान जो हम होता है फादर के नाम पे देते हैं। 18 से 50 के बीच का होता है। बेस्ट प्लान फॉर चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, फैमिली इनकम। क्यों है बेस्ट प्लान, बताता हूँ। इसमें क्या होता है, मेच्योरिटी जब होगी, जो 8,26,000 बताया था उसमें बेसिक सम एश्योर्ड, एक्वायर्ड बोनस, ये सब
टेक्निकल है, आपको ऐप में सीधे अमाउंट दिखता है, वो कस्टमर को बताइए। ठीक है, मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी होल्डर है 35 साल का, ठीक है, मैं 2000 वाला प्रीमियम पे बता रहा हूँ। कोई 35 साल का कोई एज पे है कोई, ठीक है, उसका सम एश्योर्ड 4 लाख की पॉलिसी ले रखी है, पॉलिसी टर्म ले रखा है 21 साल का, 18 साल उसमें जमा करना है, और प्रीमियम जो है 24,000 रुपए। जो मैंने 2000 वाला बताया था ना, 70 रुपए वाला, उस पे मैं समझा रहा हूँ। कस्टमर को आप ज्यादा कम अपने हिसाब से, मिनिमम इसका प्रीमियम 1000 रुपए का है, 21 साल का टर्म लेते हैं, टर्म कम करेंगे प्रीमियम बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका। नाउ अब इसमें हम आगे देखें, इसमें आपको प्रीमियम पेमेंट 18 साल तक करना है। कितना? 18 गुने 24 मतलब 2000 महीने का, तो साल का 24,000 रुपया हो गया आपका। ठीक है, 4,32,000 जाएगा, और यहाँ पे कोई प्रीमियम जमा नहीं करा लास्ट के, और फुल मैच्योरिटी राशि 8,26,000 की मिल जाएगी यहाँ पे। ये क्लियर है? जो 2,000 रुपये महीने का था हमारा, वो जो 70 रुपए वाला था, वो यही प्लान था। इसमें 8,26,000 की मेच्योरिटी मिलती है, 2,000 करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल प्लान की तरह दिखता है, कोई भी प्लान लीजिएगा उसमें फीचर्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कि मैं पैसा जमा किया, मेच्योरिटी मिल गई। अब इसका यूएसपी क्या होता है वो देखिए। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, जिसने प्लान ले रखा है उसकी डेथ हो जाती है एनी हाउ, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, नॉमिनी को हर साल, परिवार को हर साल फैमिली इनकम मिलता है। कितना? 10% ऑफ सम एश्योर्ड। अब इसका सम एश्योर्ड कितना था? कितना 4 लाख। सम एश्योर्ड इसका? 4 लाख। तो इसका 10% कितना हुआ? 40,000। 40,000। इसी कारण फैमिली इनकम कितना मिला था? 40,000 रुपए का उसको फैमिली इनकम मिल रहा था। याद आया? जो हमने हाँ जी उसमें सर। देखा था, 40,000 वो मिल रहा था। चलिए, ये तो बात इसकी हो गई, फैमिली इनकम की। गारंटेड ईयरली इनकम मिलता है, कस्टमर को बता सकते हैं भैया इतना आपको गारंटेड मिलेगा, पॉलिसी बॉन्ड पे लिखा रहता है। आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, जितना भी प्रीमियम है आगे का सारा माफ हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आपका जो है, ये कितनी बड़ी बात है सोचिए, पॉलिसी होल्डर ही नहीं रहा तो प्रीमियम एलआईसी माफ कर देती है। सॉरी, आगे का सारा प्रीमियम माफ हो जाता है, और जो भी आपका है मेच्योरिटी पे प्रीमियम नहीं जा रहा है, बट फिर भी मेच्योरिटी पे देखिए ध्यान से, मेच्योरिटी पे सारा का सारा बोनस या सब कुछ उसको जोड़ के मिल जा रहा है परिवार को। इसी कारण 8,26,000 रुपये वहां मिल रहा था। अगर पॉलिसी होल्डर 45 साल का है, 4 लाख का सम एश्योर्ड है, 21 साल का टर्म ले रखा है, वही 18 का हुआ, प्रीमियम 24,000 का है। डेथ, अच्छा, रिस्क और कितने दिन से, कब से स्टार्ट होता है पॉलिसी लेने के, कितने साल के बाद से? किसी को कुछ आइडिया? पॉलिसी लेते आज, मान लीजिए पॉलिसी ले ली, आज से कितने साल के बाद मैंने प्रीमियम जमा किया है, मान लीजिए 2,000 महीने का, क्वार्टरली जमा कर दिया, हाफ ईयरली 12,000 जमा कर दिया, आज एक से साल से। कितने? एक साल से। मैंने, आज से ही, जब पॉलिसी जनरेट हो गया उस दिन। पॉलिसी अगर, एक्टिवेट होने के बाद शुरू हो जाएगा रिस्क कवर। बिल्कुल सही जवाब विजय सर। एक साल नहीं होता, सेम डे से स्टार्ट हो जाता है। आप कभी भी रसीद देखिएगा, जो पहली पॉलिसी की रसीद, एफपीआर कहते हैं, फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट, उस पे डेट और टाइम लिखा रहता है, तो उस टाइम के बाद से आपका रिस्क कवर चालू। मानिए मैंने पॉलिसी करा ली, बाहर निकला ऑफिस से, और मेरा एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो जाती है, मेरा पहले दिन से रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। सोचिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये नहीं होता कि आपका 1 साल 2 साल का वेटिंग होता है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है एलआईसी जो में। जो हाँ 15 जी, दिन रीडिंग के लिए देते हैं वो वो उसमें अलग है लागू नहीं वो। होता। फर्स्ट नहीं डे नहीं से ही नहीं नहीं, कवर हो जाता है। फर्स्ट डे से कवर हो जाता है, अच्छा। फर्स्ट डे से आपका चालू हो जाता है। ठीक है, ये कस्टमर को बताने, तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई कस्टमर ने पॉलिसी कराई है, 2,000 रुपये महीने के हिसाब से दे रहा है वो। ठीक है, पॉलिसी टर्म 21 साल का लिया उसने, पीपीटी 18 का है। अगर दूसरे से तीसरे साल के बीच में उसकी डेथ हो जाती है, डेथ किसी साल 0 से 21 के बीच में कभी भी होगा, रिस्क कवर चलता रहेगा। तो अगर मान लीजिए दूसरे से तीसरे के बीच में डेथ हो जाती है, तो डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर हो गई, तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, आगे का कोई प्रीमियम जमा नहीं करना, और 10% सम एश्योर्ड परिवार को मिलेगा, और 21 साल पे, यहाँ देखिए ध्यान से, गारंटेड 10% मिलेगा, और 21 साल पे मिलेगा उसको कितना, 8,66,000 रुपए। अब ये 7.6 लाख क्या है वो देखिए ध्यान से।
तीसरे साल से लेके 21वें साल तक उसको जो है 19 साल हो गए। इन 19 साल में उसको 40,000 रुपये अलग से मिलेगा, उसके परिवार को 40,000 मिलेगा ना। तो ये जो 40,000 है उसको हम अगर 19 साल दे रहे हैं तो उसमें आपको कितना मिला, 7,60,000 रुपए उसके परिवार को मिल चुका है इस प्लान से, जबकि उसने मात्र 2 साल प्रीमियम दिया है। ये प्लान इतनी बहुत ही बेहतरीन प्लान है। ये प्लान एक फैमिली को इतना बड़ा सपोर्ट देता है। मैं तो कहता हूँ ये प्लान जो है हर कस्टमर के पास होना चाहिए। बाकी और कोई म्यूचुअल फंड करे, कहीं भी करे, कुछ करे, बट ये एक सपोर्ट के लिए जरूर होना चाहिए। ठीक है। बैंक जो होता है, अच्छा एक बात बताइए, एसबीआई की सर्विसिंग कैसी है? एसबीआई बेस्ट बैंक है, की सर्विसिंग कैसी है? नहीं, आप गए नहीं है इसका मतलब बैंक बेस्ट है, पे। बेस्ट। मैं सर्विसिंग की बात कर रहा हूँ। आप बैंक चले जाइए, भीड़ की कमी नहीं होगी। आपको यहाँ से ये पता करना है, वो पता करना है, एक ओटीपी लेने के लिए आपको मोबाइल चेंज करना होगा या कुछ भी करना होगा, उसके लिए भी एप्लीकेशन दीजिए, फिर उसके बाद वहां से ओटीपी आएगा, ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, फिर जाके होगा। प्राइवेट में देखिए, प्राइवेट में अपने आप कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, वहां पे सब करना पड़ता है। लेकिन एसबीआई में ही लोग अकाउंट क्यों खुलवाते हैं? एक अकाउंट सरकारी में जरूर लोग खुलवाते हैं, क्यों खुलवाते हैं? ताकि वो सेफ है। बाकी बैंक में कुछ भी हो, चार्जेस लगता है, कुछ लगता है, सर्विसिंग देते हैं बट चार्जेस भी लेते हो। तो ये जो प्लान है, आपको एक तरह से समझिए कि गारंटी दे रहा है आपके परिवार को कि आपका कुछ भी होता है तो ये एक सपोर्ट बन के खड़ा रहेगा प्लान। तो इसमें क्या होता है, दूसरे से तीसरे साल के बीच में अगर डेथ, ये आपका डेथ कभी भी पहले साल से लेके दूसरे के बीच में हो जाए, पॉलिसी लेने के साथ ही हो जाए, तो इसमें आपको कोई प्रीमियम जमा नहीं करना होता है। सबसे बड़ी बात, परिवार को कोई प्रीमियम जमा नहीं करना, परिवार को फैमिली इनकम भी मिलती है। और डेथ अगर यहाँ पे एक्सीडेंट से हुई है तो 8 लाख रुपए, और अगर डेथ आपकी हुई है बीमारी से, तो 4 लाख रुपए यहाँ पे परिवार को सपोर्ट के लिए मिल जाएगा। सोचिए कितना बेहतरीन प्लान है ये। बाकी प्लानों में क्या होता है कि हमने जो मैच्योर पॉलिसी ली, मान लीजिए डेथ हो गई तो डेथ पे ही यहाँ सारा कुछ मिल जाएगा, और आगे का कुछ नहीं मिलता। आगे जो है कुछ नहीं मिलता इसमें। लेकिन इसमें क्या है, इस प्लान में क्या खास बात है कि आपका आगे भी देगी ये प्लान। आपने जब पैसा आपको सोचा था कि भाई 21 साल में बच्चे की शादी के लिए चाहिए, तो शादी के लिए भी बच्चे को आपको एलआईसी यहाँ पे पैसे देगी। जो आपने ड्रीम किया था, इतना सोचा था 8 लाख के आसपास, 8 साढ़े 8 लाख रुपए में होगा, तो 8 साढ़े 8 लाख रुपए मिल जाएगा वहां पे। परिवार को खर्चा भी मिलेगा, परिवार को सपोर्ट के लिए भी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ रही बात? ये क्लियर है? यस सर। तो ये जो प्लान है बहुत ही अच्छा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसको बेस्ट प्लान चाइल्ड एजुकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्लान है, एक मैच्योरिटी तो आपकी देगी ही देगी, 8,26,000 रुपए देगा ही देगा, और जिस समय सोचा आपने उस समय देगा आपको। ठीक है। अगर देखिए, मैंने क्या कहा कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, म्यूचुअल फंड भी देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है अगर लीगल है, अब जैसे एक होता है आपको कमेटी डालना, क्या वो लीगल है? लीगल मतलब ऑथराइज्ड है वो? नहीं। नहीं है। तो अब अगर वो ऑथराइज नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, कल को कुछ भी होता है आप किसी पास कंप्लेन करने जा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड है, आरडी है, एफडी है, ये सब ऑथराइज्ड है भारत सरकार या किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे एफडी हो गया, आरडी हो गया, वो आरबीआई से रिकॉग्नाइज होता है बैंकों में। म्यूचुअल फंड जो होता है एमपी के थ्रू होता है, तो वो रिकॉग्नाइज्ड है। तो वो उसमें अगर कुछ हो जाता है तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ठीक है। भले ही वो बाद में मिले ना मिले, जैसे सहारा केस था, सहारा जो था वो जिन्होंने चैनल चलाया था वो ऑथराइज था, इसी का आज कस्टमर्स उस पर क्लेम किया, भले नहीं मिला वो अलग बात है, बट क्लेम किया उन्होंने। ठीक है। तो वो जो चीजें हैं आपको वो ऑथराइज, तो कोई भी ऑथराइज इंस्ट्रूमेंट होता है वो लीगल इंस्ट्रूमेंट है, वो ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दी है, तो उसमें कुछ अच्छाई भी हो। तो म्यूचुअल फंड, एफडी, आरडी, ये चाइल्ड एजुकेशन के लिए हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए जो उससे पहले कुछ हो गया, मान लीजिए कि हमने सोचा 20 साल की मेच्योरिटी लेंगे, म्यूचुअल फंड हमने खोल रखा है 2,000 रुपए का महीने का, और फिर उसके बाद मान लीजिए सोचा कि 21 साल पे बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए चाहिए या बिजनेस के लिए चाहिए, उस समय पैसा ग्रो होके मान लीजिए कि जैसे दिखता है म्यूचुअल फंड का ग्रोथ दिखता है 15% के, 14% के हिसाब से भी मिनिमम रखे हम, तो उसमें अमाउंट जो है 50-60 लाख रुपए हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कुछ हो गया आपको, तो क्या वो 50-60 रुपए म्यूचुअल फंड देगी?
म्यूचुअल फंड जो है कि आपको हाँ जी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें साल कभी भी कुछ हो गया विद इन द टर्म, मतलब 19 साल 21 साल के बीच में कभी भी कुछ हो गया, तो आपको क्या जो प्लान किया था आपने, क्या वो प्लानिंग आपकी पूरी हो पाएगी? नो। यही इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि हमारे प्लान में क्या होता है कि वो रिटर्न कम देगा, बट फिर भी आपको, बट फिर भी जो आपको है ये ना थोड़ा बड़ा उसके नाप का सीधे उसने मेरा पैसा कैसे क्यों? मुझे मेरे साइज का सर इसमें पेरेंट्स की एंट्री एज क्या होगी? 18 साल। अरे काट ना। शांति प्रकाश जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, शायद बैकग्राउंड आवाज आ रही है। ठीक है, जब बोलना ऑन कर लीजिएगा। मैं अपने बच्चे को खिला के आता हूँ। ठीक है, इसे 18 साल मिनिमम है। हेलो सर, हाँ जी हाँ जी, इसमें पेरेंट्स की एंट्री एज क्या होगी, मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम 18 और मैक्सिमम 50 है इसका। 50 के बाद नहीं दे सकते? नहीं नहीं, 50 के बाद नहीं। 50 के बाद फिर क्या करेगा इंसान? उससे तो सारी लाइबिलिटीज पूरी हो जाती हैं उसकी, ऑलमोस्ट 50 का 51-55 तक रहता है, तो उतनी पूरी हो जाती है। ये बेसिकली आपके ऊपर लाइबिलिटी अगर है उन सब चीजों के लिए है, वो रहता है आपका। ठीक है ना। अब इसमें ये चीज हो गई। दूसरी बात कि अगर किसी ने जैसे म्यूचुअल फंड ये सब सोचा है, तो क्या अगर देखिए, अगर कुछ नहीं होता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग सभी चीजें चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर सारा कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलती तो हमारा कितना अच्छा, दुनिया कितनी अच्छी होती। हम प्लान करते भाई इतने साल पे इतना पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, कर लेते। लेकिन अगर नहीं आया तो बच्चे का एजुकेशन नहीं होगा, जो शादी के लिए सपना देखा था वो भी पूरा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जीवन लक्ष्य लेते हैं आप, तो वो उसमें मेच्योरिटी राशि तो मिलेगी ही मिलेगी। जो पैसा सोचा था वो पैसा मिलेगा, फैमिली के सपोर्ट के लिए पैसा ही मिलेगा इसमें। तो ये जो सपने जो हमने देखे हैं वो हमारे रहते या न रहते दोनों में पूरा होगा। ये बात मानना है कि नहीं आप लोग? यस सर ट्रू। यही आप लोगों को कस्टमर को मनवाना है। एक कस्टमर जो आपका है, देखिए क्या होता है ना, प्रेजेंटेशन जो मैंने अभी दी है, कस्टमर को थोड़ा, मैं जानता हूँ कस्टमर, हर कस्टमर अलग होता है, बहुत कस्टमर टाइम नहीं देते कुछ, बट क्या होता है कि अगर हम उनको ठीक से समझाए तो देखिए चांसेस बढ़ जाएगा सेलिंग का। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% होगा ही, कोई ये कहते 100% तो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आपका जो सेलिंग ये हो जाएगा, बट ये है कि आपका जो है इससे चांसेस बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर मैं ये रहेगा आपको जीवन। अच्छा, इसमें एक और खास बात है। इसमें क्या होता है कि एक टर्म एडर हम ऐड करते हैं, उसी से मिलता है। टर्म एडर क्या होता है, इक्वल जितना सम एश्योर्ड है उसके बराबर का इक्वल अमाउंट रिस्क और बढ़ा देता है। तो अब इसमें जीवन लक्ष्य प्लान है, इसमें आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर इनबिल्ट है। आपको जो प्रीमियम देते हैं उसी प्रीमियम में आपका प्रीमियम वेवर राइडर इनबिल्ट हो जाता है, उसमें आपको अलग से देने की नीड नहीं होती है। ठीक है, पहली बात, इसी कारण से आय का सारा प्रीमियम माफ हो जाता है। दूसरा, इसमें हमें एक टर्म एडर अलग से देना होता है, सो दैट कि एट द टाइम ऑफ डेथ वहां पे अगर बीमारी से मृत्यु हो रही है तो एक सम एश्योर्ड के बराबर का अमाउंट मिल जाए। अगर टर्म एडर नहीं देते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका टर्म एडर में ज्यादा फर्क नहीं आता प्रीमियम का, 2000 का जो प्रीमियम उससे 100 रुपए के आसपास एक्स्ट्रा बढ़ेगा, जीएसटी ये सब लेके। अगर टर्म एडर हम देते हैं तो उससे क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ सम एश्योर्ड के बराबर का अमाउंट हमें अलग से मिल जाता है। तो जो 4 लाख रुपए मिल रहा था, 2000 रुपए महीने पे 4 लाख, वो टर्म एडर देने पे मिल रहा है, उसी में इनबिल्ट है वो। थोड़ा सा प्रीमियम का फर्क आता है 100-150 रुपए का जीएसटी को लेके। ठीक है, तो इस प्लान में हम टर्म एडर भी साथ में ऐड करते हैं, पहली बात। चलिए नेक्स्ट, टर्म एडर का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ जी पूछिए। ये जो टर्म राइडर है इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन है कि वो हाईलाइट होगा, पता चले कि हमने तो ऐसे ही फॉर्म सबमिट कर दिया? नहीं नहीं नहीं, वो रहता है, वो फॉर्म रहेगा ना, फॉर्म पे लिखा रहता है। फॉर्म जो अच्छा। होगा उस कॉलम में रहता है, डू यू वांट टर्म एडर, यस और नो लिखा रहता है। वो जहाँ प्लान भरते हैं ना, वो फॉर्म पे रहेगा वो। तो उसमें ठीक है, और भी टर्म राइडर है या यही है? नहीं, टर्म राइडर राइडर अलग अलग होते हैं। उसमें से उन राइडर में से एक राइडर है टर्म राइडर। ठीक है, एक राइडर होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अच्छा, वो तो आपने प्रीमियम बताया, वो तो ऑलरेडी बच्चों वाले, इंक्लूड है, उसको यस सिलेक्ट यस, नहीं करना। इसमें इस प्लान में ऑलरेडी इंक्लूड है, उसी प्रीमियम में नहीं देना। इसका एक्स्ट्रा लगता है टर्म एडर का। अच्छा, एक और चीज बता दूं, टर्म एडर हम जो है, अगर कोई मेल है, ठीक है, और उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है,
सॉरी, सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ नहीं है, मतलब आईटीआर वाईटीआर नहीं है या किसी कंपनी में काम नहीं करते, अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस है, तो टर्म एडर के लिए हमें जो है वो मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है, वो एलआईसी के पैनल पे डॉक्टर बैठते हैं, वो बना देंगे, कस्टमर को आने की नीड नहीं होती है, बट उसी से वो हो जाता है वो, ठीक है। मतलब टर्म एडर जो होता है हमारा, हम उसको दे सकते हैं। देखिए, अगर कोई जॉब करता है, उसकी सैलरी स्लिप अवेलेबल है, या किसी अच्छे कंपनी में काम करते हैं, तो उसमें उसको टर्म एडर पे मेडिकल की नीड नहीं होती, वो गुड लाइफ में आता है, तो उसका बिना मेडिकल के वो हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, टर्म एडर करा रहे हैं तो उसमें एक मेडिकल की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, उसके डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर कोई जॉब कर रहा है या किसी अच्छी एमएनसी में है, ठीक है, तो उसको, या अच्छी सरकारी नौकरी या किसी भी कंपनी में काम करे जहाँ पे उसको सैलरी स्लिप मिल रहा हो, तो उसको टर्म एडर मिल सकता है बिना मेडिकल के। लेडीज के केस में क्या होता है, अगर लेडी का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो मेडिकल के साथ भी हम टर्म एडर नहीं दे सकते, उनका सोर्स ऑफ इनकम दिखना जरूरी है, मतलब वो जॉब करनी चाहिए, आईटीआर फाइल कर रही हो, तब उनको टर्म एडर दे सकते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो अगर लेडी को हम ये प्लान दे रहे हैं, जीवन लक्ष्य, तो उसमें टर्म एडर हम उनको तभी दे सकते हैं जब उनके पास आपका ये जो है कोई सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ हो। ये मेल के केस में ये आपको, अगर सोर्स ऑफ इनकम प्रूफ नहीं भी है, तो भी हम उनको मेडिकल के बेसिस पे हम दे सकते हैं, मेडिकल के बेसिस पे अच्छा, मिल सकता है, ठीक है। तो लेडीज के नाम पे अगर ये करेंगे तो उनको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो इस राइडर का जो नहीं मिलेगा? इनको टर्म एडर नहीं मिलेगा। हाँ, इस टर्म राइडर एडर का सर एडवांस अभी बेनिफिट आगे आएगा, अभी आएगा, सब आएगा, सब आएगा। अच्छा टर्म ठीक। एडर जो है, हम उस लेडी को तभी दे सकते हैं जब उनका सोर्स ऑफ, या मान लीजिए ऐसे दिखता है कि कोई काम कर रही हैं, उनके अकाउंट बैंक पासबुक में दिख रहा है कि भाई उनका रेगुलर इनकम आ रहा है, उनका सोर्स ऑफ रेंटल इनकम है या कुछ भी आ रहा है, तो हम उनको दे सकते हैं। या उनका आईटीआर फाइल करती हैं, भले आईटीआर नील का हो, 2.5 लाख का ही हो, 3 लाख का ही हो, भले नहीं, बट आईटीआर दिख रहा है, तो हम उनको टर्म एडर दे सकते हैं, ठीक है, लेडी के केस में। जेंट्स मेल के केस में ये आपको अलाउड है टर्म एडर, अगर नहीं सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो भी हम उनको मेडिकल के बेसिस पे दे सकते हैं। अगर सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ है, तो बिना मेडिकल के भी हम टर्म एडर दे सकते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो आपका है Yes, sir. पीडब्ल्यूबी, ये पीडब्ल्यूबी इंक्लूडेड रहता है उस प्लान में, ठीक है, ये मेल हो या फीमेल हो, ये पीडब्ल्यूबी उसमें इंक्लूडेड रहेगा, उसमें वो फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क क्या टर्म एडर कहता है। ये एक होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, ये भी उसमें इंक्लूडेड होता है, ये सारे प्लानों में रहता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर क्या होता है कि इसमें एक्सीडेंट से अगर डेथ हो जाती है तो एक सम एश्योर्ड के बराबर का एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है, और डिसेबिलिटी अगर हो जाती है तो उस केस में आपका जो है आय का सारा प्रीमियम भी माफ हो जाएगा, डिसेबिलिटी अलाउंस भी मिलता है। मैंने एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों को ग्रुप में, देखा था किसी ने? नीतू जी वाली जो थी, 3 मिनट की, 3 मिनट आजकल देखना बड़ा मुश्किल होता है एक साथ टिक के रहना, क्योंकि सभी को रील की आदत हो गई है। मैं मैं तो जो भी ऑफिस में एजेंट आता है उनको सामने बिठा के बोलता हूँ आप लोग देखिए, तो तब जाके वो वीडियो देख पाते हैं, अदरवाइज 3 मिनट बहुत लंबा लगने लगा आजकल। उसमें एक्सीडेंटल राइडर की बात की है मैंने, इस वाले में 70 रुपए वाले में एक और फीचर है जो मसाला डोसा वाला है, क्योंकि स्पेस नहीं था, ज्यादा लंबा हो जाता। उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक्सीडेंट से डिसेबिलिटी हो जाती है 100%, तो इस प्लान में एक और फीचर है कि आय का प्रीमियम सारा माफ हो जाता है, और अगले 10 साल तक उनको जो है डिसेबिलिटी अलाउंस मिलता है। अगर 2,000 का प्रीमियम दे रहे हैं महीने का, तो 3,333 रुपए हर महीने अगले 10 साल के लिए मिलता है, और मैच्योरिटी पे पैसा भी अलग से मिलेगा, ठीक है, ये समझ में आ रही बात। तो डिसेबिलिटी राइडर भी इसमें इंक्लूडेड है, आपको उसमें कुछ नहीं करना। अब इसको देखिए, जो फर्क मैं बता रहा था आपका, ये देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मुझे ठीक करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम 4 लाख का सम अश्योर्ड, पॉलिसी टर्म 21। एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा इसका डेटा पुराना वाला है। 24 42
स्क्रीन दिख रहा है सभी को? ये स्टॉप हो गया, दिख रहा है? चलिए, दिख रहा है सभी को? हाँ जी ठीक रहा सर। ओके, अब ठीक यहाँ है, टर्म, बट आपकी आवाज कम होती जा रही है। अब ठीक है? एक्सीडेंटल पूरा पूरा स्क्रीन नहीं है सॉरी। पूरा नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए। आ रहा है पूरा, अमाउंट नहीं आ रहा। अमाउंट अभी आएगा, अभी अभी पिक्चर अभी स्टार्ट हुई है ना। चलिए, इसमें क्या होता है देखिए ध्यान से। हमने एज दिया 30 साल, सम एश्योर्ड 4 लाख। अब आवाज क्लियर है विजय सर? सम वॉइस एश्योर्ड ब्रेक 4 हो रहा लाख। है। सभी को ब्रेक हो रहा है कि आप ही का हो रहा है? आवाज सभी बाकी को आ लोग रही है? आ रही है। आ रही है, ओके ओके फाइन। 4 लाख का सम एश्योर्ड ले रखा है, 21 का टर्म है, पीपीटी 18 साल का है, 24,000 का प्रीमियम है, और इस पे डेथ 2 साल के बाद होते हैं। टोटल 2 साल में प्रीमियम कितना गया? 48,000। मान लीजिए एग्जाम्पल लिया। अब इसमें देते हैं टाइम ऑफ डेथ। अगर हम टर्म एडर नहीं लेते हैं तो इसमें फैमिली को नॉर्मल डेथ के केस में, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, अगर नॉर्मल डेथ हो जाती है, मतलब बीमारी से कोई मृत्यु हो जाती है, और हमने अगर टर्म एडर नहीं लिया है, तो परिवार को एट द टाइम ऑफ डेथ कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? एट द टाइम ऑफ डेथ नहीं मिलेगा कुछ। लेकिन अगर यही उसको जो है टर्म एडर लेके रखता है वो, तो परिवार को 4 लाख मिलेगा। जो मैंने दिया है 4 लाख, वो यही 4 लाख है, क्योंकि वो टर्म एडर के साथ मिल रहा है वो। ये क्लियर है सभी को? ये इंपॉर्टेंट Yes, पॉइंट sir. है, क्योंकि इसके बाद सब रिपीट होगा। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, कि अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, ठीक है, ये एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो इसमें भी अगर विदाउट टर्म एडर, हमने टर्म एडर नहीं दिया और टर्म एडर दिया, तो क्या फर्क आता है वो देखते हैं। अगर हमने टर्म एडर नहीं दिया है, सॉरी टर्म एडर नहीं दिया है, तो 4 लाख मिलेगा एक्सीडेंट के केस में, और अगर टर्म एडर दे रखा है तो 8 लाख मिलेगा एक्सीडेंट केस में। ये क्लियर हुआ? ये फर्क है इसका टर्म एडर Yes, का। sir. कालीचरण जी अब क्लियर हुआ? अगर जी। 4 लाख, अगर टर्म एडर नहीं दिया है और बीमारी से मृत्यु हो रही है, तो फैमिली को एट द टाइम ऑफ डेथ नहीं मिलेगा। मान लीजिए दूसरे साल के हाँ, दूसरे से तीसरे के बीच में डेथ हो गई है, बीमारी से मृत्यु हो गई है 2 साल के बाद, तो डेथ के टाइम में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर टर्म एडर नहीं दिया है। और टर्म एडर दे रखा है हमने, तो 4 लाख मिल जाएगा। वही अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है, तो अगर टर्म एडर नहीं दिया है तो भी एक्सीडेंटल का 4 लाख मिलेगा, और अगर टर्म एडर दिया है तो 8 लाख, 4 लाख एक्सीडेंटल का और 4 लाख टर्म एडर का जोड़ के मिल जाएगा। ये सभी को क्लियर है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Yes, sir. ये क्लियर होना चाहिए। कालीचरण जी अब क्लियर है? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट पार्ट, अब आगे जाते हैं। इसके बाद टर्म एडर दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका सारी फीचर चल जाएगा। सॉरी, ईयरली पेमेंट टू फैमिली नेक्स्ट ईयर टिल पॉलिसी टर्म फॉर चाइल्ड एजुकेशन और ईयरली पेंशन। आपका जो दूसरे साल के बाद तीसरे साल से कितना मिलेगा? 40,000। ये देखिए सबका सेम रहेगा, टर्म एडर दे या ना दे, ठीक है। पेमेंट जो पॉलिसी, मान लीजिए दूसरे साल से तीसरे के बीच में डेथ हुई है, तो 19 साल तक पैसा मिला है आपको 40,000 के साथ 7.6 लाख, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही रहेगा। मेच्योरिटी जो आपका है, ये भी आपका 8.26 लाख, इसमें भी 8.26 लाख, इसमें भी 8.26 लाख, इसमें भी 8.26 लाख। जो फर्क आता है टर्म एडर के कारण, वो शुरू में टाइम ऑफ डेथ के कारण से आता है। टोटल पेमेंट कितना गया है? 15.86, 19.86, 19.86, 23.86। जो फर्क आया है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें बस इसके कारण से आया है। ये जो आपका है, ये टर्म एडर का एट द टाइम ऑफ डेथ, बस इसका फर्क है, बाकी सारा आपका सेम रहेगा। ये सेम है, ये सेम है, सब कुछ सेम रहेगा, पूरा यहां से यहां तक सेम रहेगा। तो टर्म एडर देने से बस ये पहले जो टाइम ऑफ डेथ है उस पर फर्क आता है, और कुछ नहीं। ये क्लियर हो गया सभी को? सर इसमें हाँ, विदाउट बताइए। टर्म राइडर में 7.6 लाख कब मिलेगा? 7.6 लाख नहीं, देखिए, अच्छा मैं फिर से बताता हूँ। दूसरे साल कब 2 साल का प्रीमियम जमा हो गया, और हाँ। तीसरे साल से पहले डेथ हो गई, हाँ ठीक है। मैच्योरिटी मैंने 21 साल की है। हाँ कितने साल हो गए दूसरे साल, तीसरे साल से 19 साल, 21 साल के बीच में 19 साल, हाँ क्योंकि तीसरा साल इंक्लूड है। 19 इंटू 4 कीजिएगा तो कितना होता है? 7.6। 7.6। हाँ तो वही टोटल बता रहे कि टोटल पेमेंट पॉलिसी होल्डर को कितना गया, तो 7.6 लाख रुपीस गया हुआ है, ठीक है। एक और इसमें थोड़ा सा, ये आपका जो अच्छा, है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेगा उसको?
नहीं 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 नहीं, वो है बता रहा है कि आपको, एक मिनट में फिर से इस पे आ रहा हूं, रुक जाइए। वो बता रहा है कि परिवार को 19 साल में टोटल कितना पैसा जा चुका है, वो बताया हाँ उसमें। मतलब 19 साल में। 19 साल में कितना मिल चुका है वो बताया गया है इसमें। एक बार फिर से शेयर करता हूँ, थोड़ा सा उसमें एक करेक्शन करना था। वो बता रहा है कि 19 सालों में कितना पैसा परिवार को ऑलरेडी मिल चुका है, मैच्योरिटी तक कितना मिल चुका है, डेथ से लेके मैच्योरिटी तक कितना पैसा मिल गया है वो बता रहा है ये। अब क्लियर हुआ ये? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ये जो बता रहा है आपको कि परिवार को पॉलिसी होल्डर की डेथ से लेके मैच्योरिटी तक कितना पैसा मिल चुका है, तो 7.6 लाख रुपीस। ठीक है। और ठीक मेच्योरिटी है, पे 8 लाख और मिल गया। मैच्योरिटी पे 8,26,000 रुपए और मिल गया। मैच्योरिटी पे 8,26,000 रुपए इसको और मिल गया। हम्म। ये समझ में आ रही बात? हाँ टोटल 23 लाख हो गया इसमें। हाँ, टोटल इसका 8,26 और 8,7,15 15 15.86 हो गया इसमें। हम्म। आपको 8.26 और ये 7.6 जोड़ के ये 19 लाख, ये 19.86, मतलब इतना एक सिंपल 2,000 का प्रीमियम 70। अगर मान लीजिए कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी बात है, तो 8,26 तो ये जो है 8,26 तो मिलेगा ही मिलेगा कस्टमर को। लेकिन अगर इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके परिवार को ये सारी इतना पैसा, सिंपल एक 2,070 रुपए का जो मसाला डोसा का बराबर का अमाउंट है, इतना कुछ दे सकता है। ठीक है, अच्छा। ये क्लियर है? यस सर। समझ में आ रही बात? अब एक थोड़ा सा इसको देख ले, सुकन्या समृद्धि से जीवन लक्ष्य कंपैरिजन। इसमें सुकन्या समृद्धि मैच्योरिटी टर्म कितना है? 21। 21। 21। लक्ष्य का भी 21। इसमें डिपॉजिट 15 साल, इसमें 18 साल। ना पिता के मृत्यु होने पे क्या प्रीमियम माफी होगी सुकन्या में? नो सर। नहीं। और जीवन लक्ष्य में होगी? यस, बिल्कुल होगी सर। प्रीमियम बिल्कुल सही। पिता की मृत्यु होने पे क्या सहायता राशि मिलेगी परिवार को हर साल? 0। नो सर। नो, नो। इसमें 4 लाख बीमारी से, 8 लाख आपको एक्सीडेंट से सहायता राशि उसी साल मिल जाएगी। ठीक है। और पिता की मृत्यु होने पे ईयरली इनकम मिलेगा, सुकन्या में नो नहीं नो मिलता, जबकि इसमें 40,000 हर साल मिलता है। प्रीमियम जमा नहीं होने पर भी क्या मैच्योरिटी मिलेगी सुकन्या में? यस सर, नो, नहीं उसमें तो नहीं मिलेगी सर। नहीं मिलेगी। और इसका आपको यस मिलेगा, जो भी अमाउंट है वो मिल जाएगा। श्योर। ये क्लियर है? यस सर। और कोई क्वेरी किसी को? नहीं सर। अच्छा। तो ये सेशन जो है मैंने इसलिए लिया कि सुकन्या एक बहुत ही कॉमन सा प्लान है, जो कि हर कोई कस्टमर जो है वो कभी भी बच्चे प्लान करने जाइएगा, घर में गुड़िया अगर है तो उसके बारे में यही कहते हैं कि भाई सुकन्या हमारा जो है वो आप हमने करा रखा है अपनी गुड़िया के लिए। ठीक है, चलिए एक तो ये हो गया। एक छोटा सा और, जानता हूँ थोड़ा लंबा सेशन हो गया, बस 2-3 मिनट और लूंगा। एक एक्सेल में दिखाना चाह रहा हूँ सुकन्या समृद्धि का। क्यों दिखाना चाह रहा हूँ कि उसमें जो रिटर्न होता है आपको, कस्टमर जो होता है वो कहता है कि रिटर्न मेरा जो है, रिटर्न के बारे में थोड़ी सी बात कर लें उसके। एक्सेल कहाँ गया, ये रहा। ये एक्सेल दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर। अब हाँ आप दिख रहा है, दिख रहा है। ये एक्सेल वेक्सेल सब आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग बस कस्टमर को देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए। सुकन्या समृद्धि का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 अप्रैल से 9.1 था, 9.2, 8.6, 8। अब किसी कस्टमर ने, अच्छा यहाँ देखिए ध्यान से, ये इसमें गर्ल जो येलो वाला बॉक्स है उसको हम चेंज करते हैं। मान ली गर्ल चाइल्ड की एज 5 साल है, तो यहाँ देखिएगा एज अकॉर्ड बाई चाइल्ड, ये देखिए ये 5 साल, ये 4 साल है। अगर हम इसको 5 साल का करते हैं, एनेबल 18, एक मिनट रुको, इसे इसको करना पड़ेगा। ये देखिए, इसमें येलो वाले पार्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ। अब दिख रहा होगा आप लोगों को। मान लीजिए कोई बच्ची 4 साल की है, एक तो यहाँ एज अकॉर्ड बाय गर्ल है हमारा, ये ईयर है, पहला साल, दूसरा साल, 21 साल तक जाएगा। इसमें देखिए 15 साल तक जमा करना है प्रीमियम। ठीक है, लास्ट के 6 साल नहीं जमा करना है। अगर मान लीजिए बच्ची कोई 5 साल की है, तो यहाँ देखिए सारा चेंज हो गया, 5 से स्टार्ट होगा, 5 से लेकर उसका 21 साल 25वें पे हो जाता है।
कोई 1,000 रुपये महीने का भी सेव कर रहा है इसमें, तो 12,000 का इसमें आ जाएगा ये इन्वेस्टमेंट, 12,000 का ये आ गया, टोटल डिपॉजिट ये हो गया। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 8.2 का। अब एक बात समझिए, जो जिन्होंने आपको 1 अप्रैल 2015 में इन्होंने ओपन किया था, 1 अप्रैल से लेकर 16 तक यही चला था आपका, तो 9.2 रखा था। तो अगर किसी ने ओपन किया तो उससे तो क्या दिखा हुआ कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9.2 का। अब देखिए ध्यान से, 9.2 के हिसाब से अगर हम देखें तो कस्टमर का अगर वो सोचता, उस समय कस्टमर को यही रहता कि भाई इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, तो कितना हो गया उसकी मेच्योरिटी, 6,62,000 रुपए। अगर किसी ने 2015 में ओपन किया होगा तो उसे ये दिमाग में जनरली कस्टमर करता है कि मेरा 9.2 पे खोला है तो 9.2 ही रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अब पोस्ट ऑफिस में जाइए तो पोस्टमैन जो आपको बैंक वाले पोस्ट ऑफिस वाले भी सुकन्या खोलते समय ये बताएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा के, जब 8.2 अभी चल रहा है तो 8.2 का डाल के दिखाएंगे, 9.2 चला तो 9.2 डाल के बताएंगे भाई 6,62,000 मिल जाएगा। तो कस्टमर जो है हर महीने 1,000 रुपए के हिसाब से भी जमा करा तो सोचता है 6,62,000 तो मेरे को मिलना ही मिल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.2 की जगह आपका 8.6 रहा है, 8.5, 8. तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी मेच्योरिटी है, जिस साल जो आगे का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड, जो भी रिटर्न डिसाइड होगा वो उस समय का रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिसाइड होता है। तो अगर आज 8.2 है तो 5,74,000 के आसपास पैसा बन रहा है मेरा। अगर यही 2 साल के बाद मान लीजिए वो 8% का हो गया, तो यहाँ देखिए ध्यान से ये और कम हो गया, ये हो गया 574 हो गया। 2-3 साल यही आपका 8 रह गया तो 572 हो गया। अगर आगे चल के 6 रह गया वो तो 558 हो गया। अगर मान लीजिए कि 7.6 आ गया, कस्टमर को थोड़ा समझाने की जरूरत है कि भाई आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं होता, वो पहले तो ये उसे पता ही नहीं होता चेंज होता है या फिक्स होता है। 7.6 हो गया क्योंकि आगे चल के, अच्छा एफडी का रेट अभी बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है। घट रहा है। घट रहा है, तो आगे चल के इसका भी घटने वाला है। ये ध्यान रखिए कि जो टर्म आप ये समय देख रहे हैं ना, जब जब एफडी का रेट बढ़ा है तब तक ये भी बढ़ता है, क्योंकि उस समय सरकार इन्वेस्ट चाहती है कि लोग सेव करें पैसा। जब जब सरकार चाहती है सेव करने का तो एफडी का रेट मेरा बढ़ता है। तो आने वाले टाइम में इसका रेट घटना ही घटना है। ठीक है, तो ये एक्सेल भी है, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो मेरा रिटर्न जो है वो चेंज होगा। तो आज से 21 साल के बाद जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हर साल वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग इसका रिटर्न। तो सबसे पहले तो इसका रिटर्न फिक्स नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये कस्टमर को बताने की नीड है। ठीक है, समझ में आ रही बात? सर। ये क्लियर हुआ सभी को? यस सर। सर हाँ जी बताइए कालीचरण जी। इस सुकन्या में एप्लीकेंट कौन रहता है? सुकन्या में एप्लीकेंट मदर या फादर कोई भी हो सकता है। पोस्ट ऑफिस, देखिए दो चीजें, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में कोई भी खुलवा सकता है जिसका अकाउंट होगा। जैसे मान लीजिए आपका एसबीआई में अकाउंट है, पीएनबी में अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, तो आप उसको खुलवा सकते हैं। बच्ची के नाम पे होता है और उसमें आपको जो है स्पॉन्सरशिप मदर या फादर ही करते हैं, तो उन्हीं का अकाउंट होता है, पैसा वो जमा करते हैं बच्ची के अकाउंट पे। ठीक है, अच्छा, बच्ची का अकाउंट ओपन कराना रहता है? हाँ वो बंद कराना होगा। वो हो गया आपको सुकन्या। और जो जीवन लक्ष्य प्लान हमने अभी डिस्कस किया, कन्यादान जिसको कहते हैं, ठीक है, जीवन लक्ष्य जो प्लान है वो प्लान जो हमारा होता है वो LIC में खुलता है और वो उसमें जो है आपको फादर ही प्रपोजर होते हैं, फादर या मदर। पॉलिसी फादर या मदर की ये नाम पे ही होगी। ठीक है, टर्म इंटरवल जो कॉन्सेप्ट बताया वो मदर के अकॉर्डिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। बाकी अगर मेल पर्सन है तो उनको मिल सकता है टर्म मैटर, ये क्लियर है? तो वो फादर या मदर कोई भी अपने नाम पे ले सकते हैं जीवन लक्ष्य प्लान, उससे ये सारी चीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेरी? ये रिकॉर्डिंग सर पिछले संडे की नहीं भेजी थी? पीछे संडे वाली रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी एक्चुअली, मैंने वो ध्यान नहीं रहा। ये मिलेगी? हाँ मिल जाएगी सब मिल। देखिए आप लोग सीखने का रखिए, सब मिलेगा, PPT प्रेजेंटेशन सब मिल जाएगा आप लोगों को। मैंने ट्रेनिंग का अलग ग्रुप ही बना दिया है। ठीक है, आप लोगों से कुछ लोग जुड़े भी है उसमें। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो और मैं ऑल्टरनेट संडेज लूंगा, क्योंकि आप किसी संडे आप लोग भी बिजी रहते हैं, आई नो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो बार जो ट्रेनिंग होगी वो किस पे आप लोग चाह रहे हैं? आप लोग जो है किस टॉपिक पे चाह रहे हैं? रिटायरमेंट पे चाह रहे हैं? क्योंकि रिटायरमेंट बहुत बड़ा मार्केट है।
एनपीएस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि प्राइवेट सेक्टर में लोग सभी कराते हैं, बट उसके बारे में आइडिया नहीं होता, क्योंकि देखिए इसी का किसका, इसी का सर, एमपीएस का, ये जो रिटायरमेंट प्लान का है। चलिए रिटायरमेंट प्लानिंग की नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए अच्छा, क्या एक होता चीज है, मैं पूछिए। एक चीज था, जो अपना हाँ। जो सुकन्या वाले में, जैसे मान लीजिए कि जो बीच में हमने लिया इंश्योरेंस, हम्म। किसी कारणवश सुकन्या का चला नहीं, तो हम हम्म। उसको जैसे कि आपने बताया था ना कि जैसे एजुकेशन के पर्पज से हम उसमें निकाल सकते हैं 50%। हम्म। उसमें क्लोज हो जाने के बाद पैसा या छोड़ दिए हम, किसी कारण से हम नहीं किए, तो सुकन्या हम्म। वाले में हम पैसा किसी कारण से पूरा नहीं निकाल सकते हैं। उसमें क्या होता है सुकन्या में बता दूं, मान लीजिए किसी साल पैसा आपका जमा नहीं हुआ है, ठीक है। हम्म। एक मिनट, एक कॉल आया जरा से, एक मिनट दीजिएगा मेरे को। आवाज आ रही है। जी। सुकन्या में क्या होता है कि मान लीजिए, सुकन्या में क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी साल पैसा जमा नहीं किया और आगे का जमा नहीं किया, ठीक है। तो जो पैसा जमा है वो आपको 21वें पे मिल जाएगा, या एजुकेशन में जो चाहिएगा उस पे जो पैसा बना उसी पे इंटरेस्ट जोड़ के मिलता है। हाँ, मतलब जो जितना जमा किया है उतना मिल जाएगा, और उसी पे, उसी डेट हाँ पे हाँ, मिलेगा जो फाइनल बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन के लिए चाहिए उससे पहले 18 के ऊपर आप निकाल सकते हैं जितना भी बना है, ठीक है। स्टार्ट ठीक। करने के लिए होता है कि उसका 50 रुपीज हर साल का फाइन, मान 4 साल नहीं जमा हुआ है तो चार, ये नॉलेज के लिए रखिए आप लोग, 4 साल जमा नहीं हुआ तो 4 साल तक उसका जो है 50 रुपीज के 4 साल का पैसा फाइन लगता है, और उसके बाद मिनिमम 250 रुपये 4 साल का, मिनिमम इसका 250 वो जमा करना पड़ता है, ठीक है सर। ठीक है। और कोई क्वेरी, ओके। किसी की क्वेरी कोई। सर तो नेक्स्ट संडे पेंशन प्लान रहेगा या म्यूचुअल फंड रहेगा, क्या रहेगा? नहीं, पेंशन प्लान में ही लेंगे ना, एनपीएस से सब रखे। एनपीएस म्यूचुअल फंड नहीं है, एनपीएस आपका होता है न्यू पेंशन स्कीम, या नेशनल पेंशन स्कीम भी कहते हैं उसको, न्यू पेंशन स्कीम भी कहीं कहीं कहते हैं। तो वो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें बेसिकली रिटायरमेंट एक ऐसा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। आज के समय में लोग प्रेजेंट के बारे में तो ज्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ऑनेस्टली बताइएगा रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी है? कुछ भी रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब कुछ म्यूचुअल फंड, सेविंग कुछ भी कर रखा है, प्रॉपर्टी ले रखा है, कुछ भी कर रखा है। मैं इनकम टैक्स से नहीं हूँ, इसमें डरने की बात नहीं है।